हेलो बच्चों, अचीवर्स एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। तो हमारा जो चैप्टर है सरल परिपथ कंप्लीट हो चुका और आज हम डिस्कस करते हैं इससे आगे जो आपका चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इस चैप्टर को हम स्टडी करना शुरू करते हैं आज से। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तो समझेंगे बच्चों। चुंबकीय प्रभाव तो हमें पता ही है कि चुंबक के द्वारा जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अर्थात चुंबकीय प्रभाव एक ऐसा प्रभाव है कि जहां पर आपका आकर्षण होने की प्रक्रिया होती है, अर्थात आकर्षण होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आकर्षण की प्रक्रिया फॉलो होती है, प्रतिकर्षण की प्रक्रिया फॉलो होती है और चुंबकीय प्रभाव कहलाते हैं। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। लेकिन हम यहाँ पर वो चुंबक वाले चुंबकीय क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से मीनिंग क्या है आपका? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या, अर्थात विद्युत धारा के द्वारा हमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कराना है। ठीक है। सबसे पहले इसमें जो खोज की गई वो खोज की ऑस्ट्रेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में क्या काम करा कि एक तो आपका सेल जोड़ लिया और एक इसमें तार ले लिया AB और एक कुंजी लगा ली जिससे हम विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हैं। ऐसे बी पॉइंट आप यहाँ ले लें, ठीक है, माइनस प्लस। तो ऑस्ट्रेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक AB तार लिया, उसे सेल से जोड़ दिया और एक कुंजी लगा दी। ठीक है। और इस तार के पास एक सुई रख दी, मैग्नेटिक नीडल जिसे बोल देते हैं, चुंबकीय सुई जिसे बोल देते हैं। ये चुंबकीय सुई जो है उसने जो है ना यहाँ रख दिया ऐसे, जिसका जो है चुंबकीय सुई का ये N ध्रुव है और ये आपका S ध्रुव है। ये स्थिति आपकी जब तक आपकी कुंजी ऑन नहीं हुई। दूसरी स्थिति क्या होगी आपकी कि जैसे ही आप कुंजी को ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद अब इसमें क्या होगा आपका कि ये A हो गया, आपका ये B सिरा हो गया। जैसे आप कुंजी ऑन करते हैं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है और विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद ये जो चुंबकीय सुई है इसमें विक्षेपण शुरू हो जाएगा, अर्थात ये विस्थापित होनी शुरू होती है। ठीक है। अर्थात मान लीजिए इसमें विक्षेपण शुरू हो गया तो ये ऐसे विक्षेपित होती है, मान लीजिए ऐसे विक्षेपित हो जाती है। तो ये आपका यहाँ से N पॉइंट हो गया, ये आपका S पॉइंट हो गया, ऐसे ये विक्षेपित हो जाती है। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है। ऐसे विक्षेपण शुरू हो जाता है। इसके अपोजिट अगर हम क्या करें, ये जो आप सेल यूज कर रहे हैं इसके कनेक्शन चेंज कर दें, इसे ऐसे जोड़ दें। ठीक है। तो अब की बार कुंजी ऑन है आपकी, अब की बार क्या होगा इसमें, ये AB हो गया। विक्षेपण तो अवश्य होगा लेकिन वो जो विक्षेपण होना है वो आपका पहले से अपोजिट डायरेक्शन में आपका विक्षेपण होता है। अर्थात विक्षेपण किधर हो गया, मान लिया विक्षेपण आपका इधर हो गया, ये आपका ऐसे विक्षेपण इसमें होता है। ठीक है जी। तो इन्होंने पुष्टि की कि अर्थात जब हम किसी चालक तार में कोई विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि चुंबकीय सुई तो तभी विक्षेपित होगी जब आपके इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये आपका एक्सपेरिमेंट करने के बाद निष्कर्ष दिया ये ऑस्ट्रेड ने दिया और इसे नाम दे दिया गया ऑस्ट्रेड का प्रभाव। इसे नाम दे दिया गया ऑस्ट्रेड का प्रभाव। आप ये मान के चल सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव की जो खोज की थी वो ऑस्ट्रेड ने की थी, इसने ऑस्ट्रेड ने की थी। और सबसे पहले जो निष्कर्ष दिया था, वो जो सटीक निष्कर्ष दिया था वो ऑस्ट्रेड ने दिया था। अब इस नियम के द्वारा हमें ये तो पता लग गया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता लगा कि इसमें जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसके बाद बायो-सैवर्ट ने अपना नियम दिया और बायो-सैवर्ट ने बताया
कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है किसी चालक तार में वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इसके बाद आता है आपका बायो-सैवर्ट का नियम। बायो-सैवर्ट का नियम, तो बायो-सैवर्ट के नियम में मान लीजिए कोई एक धारा रेखीय तार है, ये ऐसे कोई तार है जिसकी लंबाई, पूरे तार की लंबाई स्मॉल एल है, और हमने क्या काम करा, इसमें एक अल्पांश काट लिया, एक अल्पांश काट लिया जिसकी लंबाई है आपकी डी है, और इससे हमने आर दूरी पर ले लिया कोई बिंदु, वो बिंदु इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, मैंने इधर ले लिया, ये बिंदु पी हो गया, जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है कि इस तार के चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और हमने एक बिंदु पी मान लिया जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और ये मान लिया आर दूरी पर है, ये आर दूरी पर है। तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है। अगर मैं मान लूं कि ये जो आपका इधर ही आपने खींचा, ये इससे तार के साथ थीटा कोण बनाता है, ये तार के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र होगा आपका अल्पांश dl के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा db, वो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। वो नंबर 1 कारक होगा कि db अनुक्रमानुपाती होता है I, कि अगर किसी चालक तार में प्रवाहित धारा का मान आप बढ़ाते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है, अगर धारा का मान आप घटाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है। सेकंड पॉइंट होता है लंबाई के, db अनुक्रमानुपाती होता है dl, जो अल्पांश लंबाई आपने dl मानी है उसके अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात अगर अल्पांश का मान बढ़ेगा, अल्पांश की लंबाई बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, अल्पांश की लंबाई घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। ठीक है, इसका मीनिंग ये है। नंबर 3, ये जो डिपेंड करता है, नंबर 3 db, ये डिपेंड करता है कि जो आपका बिंदु P और बिंदु dl के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसा आपका कूलम के नियम में था। ठीक है, कूलम के नियम में भी ऐसे आपने यूज किया था। तो जी db होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है अल्पांश तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के। ठीक है, उससे नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है नंबर 4 कि db अनुक्रमानुपाती होता है कि जो कोण बन रहा है अल्पांश तथा बिंदु P के बीच उसकी ज्या के, जो कोण आपका अल्पांश और बिंदु P के बीच बन रहा है उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है db। ठीक है, तो बायो-सैवर्ट ने नियम क्या दिया, बायो-सैवर्ट ने चार पॉइंटों में नियम को डिफाइन किया कि जो किसी चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या किसी बिंदु P को हमने कोई सटीक बिंदु P मान लिया, उस बिंदु पर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो वह चुंबकीय क्षेत्र उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती, उसकी अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती, अल्पांश तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा बिंदु P व अल्पांश के बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार अगर मैं इसे इकट्ठा करता हूं तो db अनुक्रमानुपाती आपका आ जाएगा ideal sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर, ideal sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर। और अगर मैं क्या करूं, इसे हटा लूं अनुक्रमानुपाती को, तो db बराबर आपका आ जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई ideal sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र निकल के आ जाएगा। ये हो गया आपका बायो-सैवर्ट का नियम। अगर आप इसे सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो सदिश रूप में भी आप इसे लिख सकते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा सदिश रूप में, db वेक्टर इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I तो हो गई dl क्रॉस r क्रॉस dl क्रॉस r लेंगे इसमें हम, क्योंकि I तो सदिश राशि नहीं होती, तो dl क्रॉस r अगर आप ले रहे हैं तो नीचे आ जाएगा r। ठीक है भाई, क्योंकि ये ऐसा है कि अगर दिशा को डिफाइन करेंगे तो r यूनिट वेक्टर लगेगा इसके साथ, और r यूनिट वेक्टर बराबर होता है r वेक्टर अपॉन r। तो जब इसे आप रखोगे तो ये आ जाएगा आपका निकल के, तो ये आपका इसका सदिश रूप हो जाएगा भाई। तो ऐसे काउंट करते हैं हम। ये हो गया आपका बायो-सैवर्ट का नियम। अलग अलग स्थिति में हम बायो-सैवर्ट के नियम को डिफाइन कर सकते हैं कि पहली स्थिति कि अगर अल्पांश
बिंदु P के अनुदिश है और दिशा में है। तो अलग अलग पॉइंट हम ले सकते हैं। पहला पॉइंट यदि अल्पांश बिंदु P के अनुदिश अल्पांश अगर ऐसे लंबवत न होगा, ऐसे है या किसी कोण पर न होगा, इसी लाइन पे है, तो इस स्थिति में थीटा का मान या तो 0 डिग्री होगा या विपरीत दिशा में है तो 180 डिग्री होगा। दिशा में है तो 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा। तो dv बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, μ0/4 पाई आई dl साइन 0 और अपोन में कितना r²। साइन 0 का मान 0 तो dv का मान कितना हो जाएगा आपका 0। सेकंड स्थिति कि अगर आपका अल्पांश बिंदु P के लंबवत है तो थीटा बराबर 90 डिग्री रख देंगे और अब की बार आपका dv का मान हो जाएगा μ0/4 पाई आई dl साइन 90 का मान 1 अपोन में r²। ठीक है, फिर आपका फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये दो स्थिति आपकी इसके अंदर संभव है। विशेष स्थिति आपकी यहाँ से इसमें पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, ये था आपका बायो-सैवर्ट का नियम। ठीक है जी। अब इससे आगे जो है ना हम डिस्कस करेंगे बच्चों कि हमने बायो-सैवर्ट का नियम पढ़ा और पिछले चैप्टर में हमने जो पढ़ा था पिछली यूनिट में वो हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। अगर दोनों में समानता भिन्नता देखी जाए तो क्या होगा वो डिस्कस करेंगे एक बार कि बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार dv बराबर होता है μ0/4 पाई और आई dl साइन थीटा अपॉन r²। क्लियर? और अगर हम कूलाम के नियम के अनुसार देखें df बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 7q² अपॉन r²। ये तो फॉर्मूला था। और अगर वैद्युत क्षेत्र के साथ तीव्रता का देखें हम तो फिर क्या आ जाएगा q अपॉन r। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ समानताएं। ये समानताएं क्या क्या है? समानताएं पहला पॉइंट है कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आपका आइडियल और डीबी, आइडियल मतलब आइडियल अल्पांश के कारण डीबी उत्पन्न करता है। आइडियल के कारण क्या उत्पन्न करता है? डीबी। और इसमें क्या आपको नजर आ रहा होगा कि क्यू आवेश के कारण, ये डी क्यू ले लो आप, जब अल्पांश लिया तो डी क्यू आवेश के कारण डीई उत्पन्न होता है। इसमें तो आइडियल के कारण क्या उत्पन्न हो रहा? डीबी। और इसमें क्या हो रहा? डी क्यू के कारण डीई उत्पन्न होता है। एक तो समानता है आपकी है, अर्थात दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है भाई, डी आइडियल किसके? डीबी के अनुक्रमानुपाती होगा, डी क्यू किसके अनुक्रमानुपाती होगा? आपका डीए के अनुक्रमानुपाती होता है। एक पॉइंट तो आपका ही हो गया। सेकंड पॉइंट देखेंगे, ये समानताएं की बात कर रहा हूं मैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होता है वो धारावाही अल्पांश आइडियल के अनुक्रमानुपाती होता है, जो अभी आपको मैंने बताया। और वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, अच्छा हम कह सकते हैं कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है वो अनुक्रमानुपाती होता है आपका किसके? धारावाही अल्पांश आइडियल के। ठीक है, और इसमें जो है डीई अनुक्रमानुपाती होता है आपका। ठीक है, और तीसरा पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका डीबी जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और डीईबी क्या होता है आपका? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो होगी समानताएं। अब मैं बात करता हूँ असमानताएं कि असमानताएं क्या क्या होती है, कहाँ ये भिन्न होता है। नंबर 1, ठीक है, असमानताओं में अगर हम डिस्कस करते हैं कि जो आइडियल है वो आपका सदिश है जिसकी दिशा धारा के अनुदिश होती है, जबकि डी क्यू क्या है आपका? अदिश है। तो आइडियल क्या है आपका? सदिश, और डी क्यू क्या है आपका? अदिश। सेकंड पॉइंट, तो आइडियल सदिश होता है, डी क्यू आपका अदिश होता है। आइडियल जो है धारावाही अल्पांश तथा प्रेक्षण बिंदु के स्थिति सदिश आर के बीच थीटा कोण पर निर्भर करता है, जबकि थीटा पर निर्भर नहीं करता। हम कह सकते हैं कि आइडियल थीटा पर निर्भर करता है। डी क्यू निर्भर नहीं करता, आवेश तो निर्भर नहीं करता किसी भी थीटा कोण पे, ना किसी थीटा कोण की यहाँ से कोई पुष्टि होती। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पॉइंट
कि जो आइडियल होता है वो तथा आर वो क्या होते हैं आपके एक दूसरे के लंबवत अभिलंबवत होते हैं, जबकि जो DQ होता है वो आपका किसी रेखा के अनुदिश होता है, न कि लंबवत होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आइडियल अक्ष के अभिलंबवत होता है, अक्ष के अभिलंबवत, जहां से मतलब जहां पांच आप काट रहे हैं उसके क्या होगा आपका अभिलंबवत होगा, और DQ क्या होगा अक्ष के अनुजाई प्रवाहित होगा। बात समझ में आ गई? तो ये समानता है, ये असमानता है भाई, शॉर्ट में बिल्कुल मैंने आपको इसे समझा दिया। ठीक है, इसे आप थ्योरी में बढ़ा के भी लिख सकते हैं, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें आती है, जैसे आपने एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r पढ़े थे, ऐसे हम यहाँ स्टडी कर सकते हैं। एक सेकंड और देख लेंगे, नोट कर लेना कि जैसे आपने एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r पढ़े थे, सेम प्रोसीजर यहाँ से है कि अगर हम बात करते हैं कि चुंबकशीलता की, किसकी बात करते हैं, वहां तो एप्सिलॉन 0 क्या था विद्युतशीलता, यहाँ क्या करते हैं चुंबकशीलता। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ वायु में चुंबकशीलता, जैसे पहले वायु में विद्युतशीलता थी, तो वायु में चुंबकशीलता, अगर आपकी आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही DL अल्पांश है, ठीक है, तब आपका μ0/4 पाई का मान होता है, तो μ0 बराबर होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और यूनिट वहां से आप निकाल के रख सकते हैं, यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर, या वेबर अपॉन तो सिंक हो सकते हैं एम्पीयर मीटर। अगर μ0/4 पाई की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूं तो हो जाएगी आपकी 10⁻⁷। हमेशा याद रखें कि μ0/4 पाई की वैल्यू होगी 10⁻⁷। जैसे वहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी थी, 9 × 10⁹ थी, तो μ0/4 पाई की वैल्यू आपकी होती है 10⁻⁷। अगर मात्रक निकाले, v में सूत्र निकाले, सॉरी मात्रक तो हमने लिख ही दिया, v में सूत्र, तो यहाँ से निकाल लो। तो न्यूटन बल का क्या होता है mL (10⁻⁻²), नीचे एम्पीयर का वर्ग है तो a², ये हो जाएगा आपका mL (10⁻²) a⁻², तो ये इसका v में सूत्र हो जाता है। तो ये थी वायु में चुंबकशीलता। अगर मैं अदर और डिफाइन करना चाहूँ तो नेक्स्ट होती है सापेक्ष चुंबकशीलता। सापेक्ष जैसे पहले थी, सापेक्ष चुंबकशीलता की बात करूँ, μr क्या होता है μr, और μr बराबर होता है μ/μ0, और μ क्या होता है किसी पदार्थ की चुंबकशीलता, μ0 वायु में चुंबकशीलता, और μr हो गया आपका सापेक्ष चुंबकशीलता। जैसे पहले था सेम प्रोसीजर है यहाँ पे। ठीक है, नोट कर लेंगे भाई इसे। देखो भाई, अब इससे आगे हम इसमें स्टडी करेंगे कि जो वायु में विद्युतशीलता होती है और वायु चुंबक में चुंबकशीलता होती है, ठीक है, वायु में जो चुंबकशीलता होती है और वायु में जो विद्युतशीलता होती है, उनमें संबंध क्या हो सकता है। ठीक है, दोनों में संबंध हेडिंग हो जाएगी आपकी वायु की विद्युतशीलता तथा वायु की चुंबकशीलता में संबंध। वायु की विद्युतशीलता, वायु की विद्युतशीलता कितनी होगी आपकी एप्सिलॉन 0, तथा वायु की चुंबकशीलता में संबंध, इसमें हमें रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इनके फॉर्मूले लिख लेंगे कि हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 × 10⁻⁴, और मात्रक अगर हम निकालें न्यूटन m²/फुट, ये होता है आपका किसका, जब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की, तो μ0/4 पाई = 10⁻⁷, समीकरण नंबर 1 थी,
तो 10 की पावर -7 मात्रक अगर मैं निकालूं तो न्यूटन पर एम्पीयर इसका समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 बटे समीकरण 1 कर दूं। काफी बार एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन। तो समीकरण 2 बटे समीकरण 1 तो करो भाई, मी 0 अपॉन 4 पाई गुणा 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा 10 की घात -7 बटे 9 गुणा 10 की घात 9। और देखो अगर मैं मात्रक यहाँ से निकालूं तो देखो न्यूटन बटे एम्पीयर स्क्वायर गुणा जो ऊपर है वो नीचे, नीचे वाला ऊपर, कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो न्यूटन से न्यूटन कट गया, बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखो क्या बच गया आपका, कूलम एम्पीयर मीटर स्क्वायर। कूलम क्या होता है, कूलम होता है, कूलम को अगर मैं डिफाइन करूँ Q बराबर IT होता है और I एम्पीयर हो गया, कि हो गया समय, तो एम्पीयर सेकंड हो गया। तो अगर मैं इसे एम्पीयर सेकंड लिख दूं, यहाँ से एम्पीयर सेकंड लिख दे अगर हम इसे, ठीक है, तो एम्पीयर से पावर कट गई, बचा कितना सेकंड, कितना बच गया, सेकंड बच गया। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या करना है। सबसे पहले जल्दी सोल्व कर लो, 4 पाई ये हो गया मी 0 एप्सिलॉन 0 और ये कितना 10 की पावर -7 और माइनस ऊपर ये से नीचे ले आओ तो 1 बटे 9 गुणा 10 की पावर 16 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 10 की पावर 16। ऊपर ही कूलम का वर्ग है, ये हमसे गलती हुई। ये हो जाएगा आपका एम्पीयर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, एम्पीयर स्क्वायर से एम्पीयर स्क्वायर कट गया, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन मीटर स्क्वायर पर सेकंड। बात तो एक है, इन मानते। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं भाई, ये क्या हो गया आपका मी 0 एप्सिलॉन 0, यहाँ लिख दो, क्योंकि c बराबर होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। ये प्रकाश का वेग होता है, किसका वेग होता है, प्रकाश का वेग। तो अगर मैं यहाँ रखूँ तो 1/3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और मी 0 अपॉन एप्सिलॉन 0 1/c स्क्वायर हो जाएगा। एक तो फॉर्मूला आपके यहाँ से निकल गया, या फिर c स्क्वायर इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन 0 या c बराबर 1/रूट μ0 एप्सिलॉन 0। यहाँ तक का सिद्ध करना होता है। ठीक है, नोट कर लेंगे। काफी अच्छा डेरिवेशन है और काफी बार आपका एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। बायो सेवर्ट का नियम भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो भी काफी बार आपके एग्जाम में आ चुका। और इस चैप्टर में से अप्रोक्सीमेटली 1 क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में आ ही जाता है। एग्जाम का शेड्यूल जारी हो चुका है, मार्च अप्रैल में आपके एग्जाम है, फरवरी के फर्स्ट एंड सेकंड वीक में आपके प्रैक्टिकल है, थर्ड एंड फोर्थ वीक में आपके प्री बोर्ड एग्जाम है। तो जो सिलेबस कंप्लीट कराने का टाइम है वो 31 जनवरी है। तो बच्चों 31 जनवरी तक हमें जो है ना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना है। तो उम्मीद है कि अगर आप लोग काम वर्क डेली करते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, तो ये आपका 15 जनवरी तक हम सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। जो बच्चे अभी तक सोए हुए हैं, जिन्हें लगता है कि बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे, वो कृपया उठ जाए। बोर्ड एग्जाम 100% होने वाले हैं, इन्हें तो रोक नहीं सकता, क्योंकि शेड्यूल पूरा जारी है। अभी जो फिलहाल शेड्यूल जारी हुआ है वो ऑनलाइन क्लास का शेड्यूल जारी हुआ है, ऑफलाइन का अभी तक कोई विचार नहीं है गवर्नमेंट का। तो ऑनलाइन क्लास पर बच्चों फोकस करें। अगर आप ये सोचते हो कि टीचर आपके घर पढ़ाने आएंगे या फिर कोई ऐसा सिस्टम होगा कि आपको कॉलेज बुला के आपकी तैयारी कराई जाएगी, तो ये सिस्टम बिल्कुल भूल जाएं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पूरा का पूरा टाइम टेबल मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर किसी को टाइम टेबल चाहिए तो मुझे अपना नंबर सेंड कर सकता है मेरे नंबर पर, और ये उसे जो है पूरा टाइम टेबल सेंड कर दूँगा, उसे व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। उसमें पूरा टाइम टेबल आपको दिया हुआ है कि कैसे कैसे ऑनलाइन तैयारी, कितने महीने में कितना सिलेबस पूरा कराना है। हर मंथली आपको कहा गया है कि हर महीने के लास्ट में आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये तो ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन आपका टेस्ट हो या फिर ऑफलाइन तरीके से आपका टेस्ट लिया जाए, वो हर महीने आपका जो है ना प्रोसीजर रखा गया है। 11th क्लास के बच्चों के जो एग्जाम है वो आपके जून में कंप्लीट करा ले जाएंगे। बच्चों हम इसमें स्टडी करते हैं, आपका नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम इसमें कि जो आपको उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। तो दिशा ज्ञात करने के 2 नियम आपके हैं इसमें। धारावाही चालक के कारण
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, तो दिशा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले है दाएं हाथ का हथेली का नियम। दाएं हाथ का हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली के नियम के लिए अगर हम समझे तो ऐसे देखो, ऐसे समझेंगे कि ये मेरी हथेली है दाएं हाथ की, और इस पे कोई चालक तार ऐसे रख दिया ऐसे, और हथेली को हमने ऐसे फैला रखा है कि जो उंगलियां है और ये जो अंगूठा है ये एक दूसरे के लंबवत है। बड़े ध्यान से समझेंगे कि हमने क्या काम करा कि हाथ को ऐसे फैलाया कि जो आपका अंगुलियां है और जो आपका अंगूठा है वो एक दूसरे के लंबवत है, और ये आपका चालक तार ऐसे रखा हुआ है हथेली पर। अगर अंगूठा आपका चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा में हो, अर्थात अंगूठा ऊपर की ओर है तो चालक तार में वैद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही हो, और जो उंगलियां हैं वो उस बिंदु की ओर हो जिधर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होगा। ऐसे बात समझ में आ गई? दोबारा बता रहा हूँ कि हथेली को हमने इस प्रकार फैलाया कि जो उंगली है और अंगूठा है एक दूसरे के लंबवत हो, और चालक तार को इस प्रकार रख दिया हथेली पर कि जो वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है अंगूठा उसकी दिशा में हो, तब फैली हुई उंगलियां किस दिशा में होंगी, आपकी जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उस दिशा में होंगी, तब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हथेली के तल के लंबवत होगा, ऐसे लंबवत होगा। बात समझ में आ गई? तो ये हो जाता है आपका दाएं हाथ की हथेली का नियम। बात समझ में आई भाई? तो मीन्स मान लीजिए ये बिंदु P हो गया, ये आपकी इस तरह जो है ना आपकी ये हथेली होगी इस तरह। बात समझ में आ गई? मैं तो कुछ ज्यादा नहीं खास दिखा रहा। ये आपका अंगूठा हो गया, ये आपका अंगूठा हो गया, क्लियर है? तो जो अंगूठा है ये वैद्युत धारा की दिशा में, ये चालक तार को रखा हुआ है, तो ये आपका अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा में है, और ये आपका जो बिंदु P है ये किधर होगा, चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र जिस बिंदु पर निकालना उस दिशा में होंगी उंगलियां आपकी, ठीक है? तब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपका इसके लंबवत होगा, जो कि मैं दिखा नहीं सकता। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र इस तरह के लंबवत होगा, ऊपर लंबवत होगा। ऐसे बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, ये था आपका दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। नंबर 2 है आपका मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पैच करना। ये दोनों नियम मैं क्या समझा रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ, आप अपने से लिख लेंगे, अगर एग्जाम में भी आता है तो आप इसे करें, दक्षिणावर्ती पैच करना, ठीक है? अब देखो पैचकस सभी ने घुमाया होगा, और पैच कसने के लिए तो अगर हम किसी पैचकस को दाएं हाथ से पकड़े इस प्रकार घुमाते हैं कि पैचकस की नोक चालक में बहने वाली धारा को प्रदर्शित करे। जैसे कुछ चालक तार पकड़ था मान ले, और ये मैंने ऐसे ऐसे पकड़े घुमा रहा हूँ पैच, तो ये जैसे ये नोक मैंने रखा, पैचकस रखा है ऐसे, ये पैचकस की नोक है मान लिया, तो ये पैचकस की नोक में धारा प्रवाहित होनी चाहिए, धारा इस दिशा में होनी चाहिए ऐसे। तो अगर पैचकस की नोक चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो पैचकस को जैसे आप घुमाते हो, देखो अंगूठे से घूम रहा गया, तो घूमने वाला अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, घूमने वाला अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। बात समझ में आ गई भाई? ये था पैचकस का नियम, बड़ा सिंपल सा नियम है। तो अगर ये कोई पैचकस है ऐसे, बात समझ में आ गई, और इसे आप घुमा रहे हैं, ठीक है? ऐसे ऐसे कैसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, मान लो इस दिशा में घुमा रहे हैं। तो जब ऐसे आप इसे घुमा रहे हैं, तो घुमाने के बाद दक्षिणावर्त क्या होती है आपकी? दक्षिणावर्त होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई घूमने की दिशा। देखो यहाँ मैं दिखा नहीं पा रहा, नहीं तो घड़ी ऐसे ही घूमती है। घड़ी में कैसे चलती है सुई? ऐसे ही चलती है। बात समझ में आ गई? तो ये भी आपका ऐसे ही घूम रहा है। बात समझ में आ गई? ये सारा उल्टा हो गया, ये आप ऐसे दिखा दो, चाहे घूमता ऐसे घूम रहा है, ठीक है? तो अगर पैचकस आप ऐसे घुमा रहे हैं, घड़ी की घूमने की सुई की दिशा में ऐसे घुमा रहे हैं पैचकस को, ऐसे तो घूमता है। तो जब पैचकस आपका ऐसे घूम रहा है, तो पैचकस में प्रवाहित ये तो धारा को प्रदर्शित करेगा, और जिस अंगूठे, ये जो अंगूठा आप यहाँ लगा रखा है, अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा वो आपका किसे प्रदर्शित करेगा? वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो ये आपका दाएं हाथ का हथेली का नियम था, ये आपका मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पैच का नियम है, जो आप अपने से करेंगे। बस आज की क्लास आपकी ऐसा रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।